ठीक है। जी अब हो गई, सही दिख रहा है। हाँ, तक्कर तक हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। ठीक है। तक्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया था बार बार में कि तक्कर अरिष्ट है। ठीक है, ये तक्कर का वर्णन है वो आप चिकित्सा स्थान में जब पढ़ेंगे तो अर्श ग्रहणी, जिनमें अग्निमंद की कंडीशन है उन चीज़ों में पढ़ोगे। इसलिए यहाँ पे 100 अर्श ग्रहणी दे रखा है। ठीक है। और पांडु दे रखा है क्योंकि पांडु में भी अग्निमंद होता है और ये अग्नि को बढ़ाता है। ठीक है। इसने व्यापद जो हमने यवागु पढ़ी थी उस समय हमने पढ़ाई था कि इसने व्यापद यवागु में तक्र से देवागु है और इसने व्यापद में देते हैं। तो इसलिए इसने व्यापद में ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। कंसेप्ट पिछली बार मैंने डिस्कस किया था। अब देखो नेक्स्ट, मक्खन। ठीक है। तो मक्खन के लिए देखो, स्पेशली मक्खन के लिए यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता, परंतु फिर भी एक बार देख लो। संग्राही दीपनम हृदयम। ठीक है। तो ये संग्राही दीपन हृदयम, इस पर निशान लगाइएगा। ठीक है। और लास्ट लाइन जो है, अर्दित अरुचि नाशनम, अर्दित अरुचि नाशनम, इस पर निशान लगाइएगा। ठीक है। और ये अर्दित जो लिखा हुआ है, ये भागवत के अकॉर्डिंग अग्र द्रव्य जो बताए हैं उसमें नवनीत खंड करके नाम आया है इसका। ठीक है, नवनीत खंड। और वो अग्र द्रव्य में अर्दित में दे रखा है स्पेशली, इसलिए मैंने यहाँ पे अर्दित में निशान लगाया था कि ये अर्दित में काम आने वाला है, या अर्दित में काम यूज करते हैं इसको, नवनीत को। और ये अग्र द्रव्य बताया हुआ है अष्टांग में। ठीक है। तो इसको याद रखना आप। अब घृत के गुण, घृत के गुण जनरली हम इसने अध्याय में पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें सेम। ठीक है, थोड़ा कुछ अंतर होगा बता देंगे। देखो, घृत है तो मधुर है, मधुर विपाक है, तो कफ कफवर्धक चीज़ों को बढ़ाने वाला होगा। और साथ में ऐसी चीज़ें जो कि मृदा से संबंधित हैं उनको बढ़ाने वाला होगा। शुक्र है उसको बढ़ाने वाला होगा। देखो, स्मृति, बुद्धि, अग्नि, ओजम। जो अग्नि है कम मात्रा में अगर घृत लोगे तो अग्नि को बढ़ाएगा। ठीक है। और कफ मेदो विवर्धनम, कफ और मेद का बढ़ाएगा। ठीक है। अब उस समय हमने लिखा था घृतम पित्त अनिलहरम। ठीक है, वहां लिखा हुआ है घृत पित्त अनिल। तो घृत जो है पित्त और अनिल, वात और पित्त दोनों को हरने वाला है। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। ठीक है। इसमें देखो एक लाइन ये ज्वरापम, इस पर थोड़ा सा निशान लगा दी। ये एक चीज नई चीज लिखी हुई है। ऐसे नया कुछ नहीं है, परंतु जब चिकित्सा स्थान जब पढ़ोगे आप तो वहाँ ज्वर का इंडिकेशन स्पेशली आया हुआ है। ठीक है, वो भी जीर्ण ज्वर में आया हुआ है। जीर्ण ज्वर में आप घृत का प्रयोग करा सकते हैं, नव ज्वर में कराने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। ठीक है। तो ज्वरापाऊ है, परंतु इसके ऊपर जो टीका लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, इसका जो आंसर है कि वो इसको क्या पढ़ते हैं, चक्रपाणी। वो ज्वर ना पढ़ के विषापाऊ में पढ़ते हैं इसे, कि ये विषापाऊ लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है तो ध्यान रखना दिमाग में। जोरापम जो है, जो ग्रथ के लिए बोला है, वो विषापम भी हो सकता है अगर चक्रपाणी अनुसार पूछे तो। ठीक है। सभी स्नेह में उत्तम है, ये मैंने बात आपको बताई थी। स्नेह अध्याय पढ़ते समय क्यों उत्तम है, क्योंकि इसमें संस्कार हो सकता है। ठीक है, योगवाही है, इसलिए ये ग्रथ में उत्तम बताया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई खास बात है नहीं। नीचे देखो, पुराने ग्रथ के गुण क्या है। ठीक है, तो देखो, मद, अपस्मार, मूर्छा, शोष, उन्माद, ज्वरान, तो सभी जो मानसिक रोग हैं उनके यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। उनमें ये प्राण घृत उपयोगी है। आगे वाली लाइन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योनि कर्ण से शूलम घृतम जीर्णम उपोहति। ठीक है, योनि रोग में, कर्ण रोग में, सिरसूल में ये घृत, जीर्ण घृत जो है वो उपयोगी है। ठीक है, ऐसी सेम लाइन जब हम इसने अध्याय पढ़ रहे थे तो थोड़ा डिफरेंट आई, तो मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ उस लाइन को, ध्यान देना। वृष्टि योनि कर्ण सरोरुचि, वृष्टि योनि कर्ण सरोरुचि। और वहाँ पर ये लाइन जो पढ़ी थी हमने वसा के लिए पढ़ी थी, तो दोनों को हमेशा याद रखना। भ्रष्ट योनि कर्ण सरोरुचि वसा के लिए आया है, योनि कर्ण श्रेयशूलम ये जीर्ण ग्रंथ के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है, अगर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, पीयूष, मोरट और किलाट। ठीक है, बता देंगे क्या चाहिए। देखो, दीप्त अग्नि अनिद्राणम, अग्नि दीप्त है, नींद नहीं आ रही है। सर्व एवं सुखप्रदा, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें दीप्त अग्नि को बढ़ाने वाला हो, अनिद्रा को खत्म करने वाला हो। ठीक है। गुरु तर्पणा वृश्या, ग्रहणम पवनापहा, बात को समन करने वाला, ग्रहणम वृश्य करने वाले।
ठीक है, तो ये कॉमन लक्षण हैं तीनों के बारे में, पीयूष, मोरट और किलाट के बारे में। अगर इसकी बात करेंगे तो देखो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि जो फर्स्ट डे होता है, जो मिल्क जो क्षीर होता है, वो फर्स्ट डे जो होता है, जब जैसे गाय की डिलीवरी हो गई है या तो पहला जो दूध होगा उसको बोलते हैं अपन पीयूष। ठीक है, फर्स्ट डे वाला। 7 डेज का जो दूध होगा उसको बोलते हैं मोरट। ठीक है, और किलाट जो है, किलाट की कंडीशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा जब रसायनशास्त्र पढ़ाएंगे। ठीक है, किलाट क्या चीज़ है, तो इसको ध्यान रखना। ये पीयूष मतलब फर्स्ट डे वाला दूध है और ये 7 डेज के बाद का दूध है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वर्ग भी, गौरस वाला वर्ग खत्म हो गया। ठीक है, अब नया वर्ग चालू होता है 10वां, इक्षु वर्ग। ठीक है, इक्षु वर्ग में देखो क्या बोला हुआ है, इक्षु है आपको मालूम है, इक्षु मधुर होता है, मधुर है तो शीतवीर्य होना चाहिए, शीतवीर्य है तो मधुर रस है तो मधुर विपाक होना चाहिए। ठीक है, तो वृश्यम शीतम सरम स्निग्धम बृहणम मधुर रसो, तो वृश्य होगा ही मधुर चीज, शीत है ही है ये। ठीक है, सर, सर पर निशान लगाइए, सर गुण की वजह से ये विरेचन करा देता है। ठीक है, और मधुर रस है, ये भ्रमण करने वाला है, तो ये इसमें तो कोई खास बात नहीं है, बस सर पर निशान लगाइए इसमें। आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो श्लेष मलो कफ को बढ़ाने वाला होगा ही। आगे वाली देखो, बक्षेत यश्य यांत्रिकस्तु विदहते, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। अगर इक्षु को, आप गन्ने को अगर मुंह से खाएंगे तो वो मधुरता का काम करेगा और शीत वीर्य वाला होगा, परंतु अगर उसका जूस आप किसी यंत्र की सहायता से निकाल रहे हैं, स्वरस उसका निकाल रहे हैं, तो यंत्र कस्तु विधेयते, वो विधा करने वाला होगा। ठीक है, उसका रस है, आप किस तरह से उसका निकाल के यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है। तो देखो जैसे ही बोला उन्होंने यंत्र कस्तु विधेयते, मतलब अगर आप मशीन से जूस निकाल रहे हैं गन्ने का, तो वो विधा करने वाला होगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो गन्ने की मशीन तो थी नहीं, परंतु कोलू था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने, यंत्र कोलू से निकाला गया ईख का रस पीने पर विधाई होता है, उष्ण होता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है ये। ठीक है, कैसे विधा हुआ पता नहीं, परंतु ये विधा करने वाला होता है। इसलिए है ना, अगर कोई पेशेंट है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या पेशेंट है जिसको यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से जनरली हम बोलते हैं इक्षु खाओ, तो उसको क्लियर मना करना, अगर इक्षु खाना है तो आपको दांतों से खाना है, जूस निकलवा के नहीं। ठीक है, जो पौंड्रक और वंशज, ये दो प्रकार हैं इसके। ठीक है, तो शैत्यात मधुर माधुर्यात। ठीक है, बरम, वंशज जो है इसका, जो पौंड्रक और वंशज में से वंशज है वो द्वितीय है, यानी कि पौंड्रक श्रेष्ठ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो गुड़ के गुण। गुड़ जो है उसके गुण क्या होंगे, गुड़ मधुर होता है, परंतु उसमें क्लेद का गुण होता है, और क्लेद की वजह से हमेशा कृमि की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो प्रभूत कृमि मज्जा असरक मेदो मांस करो गुड़। ठीक है, तो ये पूरी लाइन याद रखनी है आपको गुड़ के लिए, प्रभूत कृमि मज्जा असरक मेदो मांस करो गुड़, ये सब चीज़ों को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, देखो क्षुद्र गुण, क्षुद्र गुण और उसके भेद और उसके गुण। तो क्षुद्र गुण किसको बोलेंगे, अगर गुड़ को हम उबालेंगे, ठीक है, तो देखो गुड़म चतुर्भागम त्रिभागम और अर्ध अवशिष्टम। अगर गुड़ को आपने उबाला है और उबालने के बाद उसका एक पार्ट है जो 1/4 रह गया है, चतुर्थ भागम रह गया से, एक है इसका त्रिभाग रह गया है, एक है जलाया है जो आधा भाग ही रह गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसको जलाना पड़ेगा, जो 1/4 पार्ट रह गया। ठीक है, जो 1/4 पार्ट है वो सबसे ज़्यादा जलाना पड़ा, और सबसे ज़्यादा घन भी वही होगा। ठीक है, और ये त्रिभाग है उससे कम होगा, और आधा वाला है उसको सबसे कम जलाना पड़ा और सबसे कम घन होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। इसलिए इसका मतलब जो घन होगा वो ज़्यादा गुरु होगा, इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहले वाला है वो ज़्यादा गुरु होगा। तो यहाँ आगे लिखा है रसा गुरु यथापूर्वम, यथापूर्व मतलब आगे की तरफ जाएंगे तो आप गुरुता बढ़ती जाएगी। ठीक है, और धोतम स्वल्प मलोगुण,
और वह जो गुण होता है वो अल्प दोषकारी होता है, या फिर स्वच्छ होता है, अल्प दोषकारी होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चतुर्भाग अवशेष, त्रिभाग अवशेष, अर्धभाग अवशेष, इन तीनों गुणों को क्या बोलेंगे? क्षुद्र गुण बोलेंगे। ततो मत्स्यांडिका खंड शर्करा विमला परम यथा येषाम वैमल्यम भविष्यत्यम तथा यत। ठीक है, ये बोल रहा है कि जितना आप उस चीज़ को अधिक स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छ मतलब उसको फाइनेंस उसमें लाएंगे, तो वो उतना ही ज़्यादा शुद्ध दिखेगा आपको, विमलम परम दिखेगा, और शीतता उसकी बढ़ेगी। ठीक, ये कोई खास बात नहीं। चीनियों के गुण, तो इसमें बस ये ध्यान रखना, मधु शर्करा, मधु से बनी हुई शर्करा जो होगी वो होगी छेदनी होगी, और बम में अतिसारग्नि होगी, और रुक्ष होगी। ठीक है, क्योंकि मधु है वो कषाय होता है और वो छेदन का काम करता है, तो रुक्ष, बम में अतिसारग्नि, छेदनी, मधु शर्करा। ठीक है, और गुड़ शर्करा जो है वो छत्रछीड़ में बताई हुई है। ठीक है, एक याद शर्करा है वो तिक्त रस की बताई है, बस इतना याद रखना। अब देखो मधु, मधु के यहाँ पे वे बताया हुआ है कि माक्षिकम, ब्राह्मरम, छौद्रम, पौतिकम, मधु जाति है। मधु की 4 जाति बता दी, माक्षिक, ब्राह्मर, छौद्र, पौक्तिक। ठीक है, अब आगे इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, माक्षिकम प्रवरम तेषाम विशेषाद ब्राह्मरम गुरु। ठीक है, माक्षिक सबसे श्रेष्ठ है इनमें से। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको, 4 जातियां हैं उसकी, श्रेष्ठ कौन सी है? माक्षिक वाली है। ठीक है, और आगे सिंगल सिंगल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, देखो, माक्षिकम तेल वर्णम, माक्षिक जो जाति है वो तेल वर्ण की होगी, और घृत वर्णम च पौतिकम, पौतिक जो है वो घृत वर्ण की होगी, छौद्रम कपिल वर्णम, और श्वेतम ब्राह्मण उच्चते। ठीक है, तो इन चारों का लक्षण आपको याद रखना है। ठीक है, छौद्रम कपिल वर्णम ये माक्षिकम तेल वर्णम, घृत वर्णम पौतिकम, श्वेतम ब्राह्मणम उच्चते। ठीक है, तो कोई खास बात ऐसे है नहीं, बस इसको याद ही रखना, बस आपको कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ जातियाँ आचार्य सुश्रुत ने अलग बताई। ठीक है, तो उनको याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ लिख रहा हूँ। दो छात्र दाल खाओ। ठीक है, दो छात्र दाल खाओ, ऐसे करके लिखो। ठीक है, आ का मतलब खाए, आ का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, आर्ध्य। ठीक है, सुश्रुत में एक बार थोड़ा सा देखना आप, आर्ध्य, आर्ध्य एक जाति है। ठीक है, दव का मतलब है औधालक। ठीक है, औधालक। तीसरी है छात्र एक जाति है, और एक दाल एक जाति है, तो 4 जातियां इन्होंने एक्स्ट्रा बताई, तो मतलब टोटल कितनी जातियां हो गई सुश्रुत के अकॉर्डिंग? 4 और 4 8, वो 4 तो रही हैं पर 4 इन्होंने एक्स्ट्रा बताई, तो ये 8 जातियां आचार्य सुश्रुत ने मधु की बताई हुई हैं, और चरक की पूछे तो 4 जातियां। ठीक है, अब मधु के सामान्य गुण क्या रहेंगे? तो मधु क्या है? कसाय रस वाला होता है। ठीक है, इसलिए शरीर का काम भी करता है, संधान का काम भी करता है, तो मधुर रस भी है उसमें, मधुर रस से संधान भी करता है, कसाय रस से रुक्षता है तो छेदन भी करता है। तो देखो यहाँ लिखा है बातलम गुरु शीतम। ठीक है, कसाय है तो बात को बढ़ाने वाला होता है, तो बातलम गुरु शीतम रक्त पित्त कपापम। ठीक है, संधान, संधान करने वाला होता है, छेदन करने वाला होता है, तो मधुर है, कषाय है। ठीक है, ये गुण तो इसमें दिखते ही, और रुक्ष है, तो कोई खास बात नहीं है इसमें, सब कॉमन कॉमन सी चीज़ें जो हमने आपको बेसिक चीज़ें में पढ़ा दी थी। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको बातलम बताया है ना, बातल देखो नीचे क्या लिखा है, चरक ने मधु को बातवर्धक बताया है, परंतु सुश्रुत ने उसी को त्रिदोष सामक बोला है। ठीक है, थोड़ा सा ये अंतर आ गया।
आगे वाली लाइन का हमने अर्थ पहले आपको बताया था कि अगर ना अन्या मधु उष्णम उष्णात अथवा सविषण्या, ठीक है, मधु को गर्म करके नहीं लेना चाहिए या गर्म चीज़ों के साथ नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा वो विष का काम करेगा। ठीक है, ये बात हमने पहले बता दी थी आपको, फिर भी आपको एक बार यहाँ पर ध्यान दें। आगे देखो, मधु सेवन से आमाजीव, तो नाथ कष्टतम किंचित अध्वम आमम वृद्धि मानवम उपक्रमाद विरोधित्वाद सदोहन्याद यथा विषम। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो कि मधु के सेवन से जो आम बनता है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, जो मधु की वजह से आम बनता है या अजीर्ण होता है, उसके जैसा जो कष्ट होता है वैसा कष्ट कोई नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है, उपक्रम विरोधित्वाद। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे वाली लाइन से भी, कि वो अजीर्ण जो है मधु की वजह से होता है, वो कष्टदायक तो है, परंतु कष्टदायक क्यों है? क्योंकि वो उसकी जो चिकित्सा है वो उपक्रम विरोधित्वाद, विरोधी चिकित्सा है। ठीक है, और सद्यो हन्याद यथा विषम, और विष के समान वो सद्य हर लेता है, सद्य उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो दो चीज़ इसके आपको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा रीजन का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। नेक्स्ट देखो, नाना द्रव्यात्मक त्वक योगवाही परम मधु इति इक्षु विकृति प्रायो वर्गो एवं दशम स्मृत। तो ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली लाइन। देखो, ये बोल रहा है कि जो मधु होता है वो बनता कैसा है। वो जो क्या बोलते हैं उसे, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो दूसरे जो फ्लावर हैं, फ्लावर से पॉलन ग्रेन जिनको बोलते हैं, उनको इकट्ठा करके एक जगह कलेक्ट करती हैं। ठीक है, हर जगह से, अलग अलग जगह से क्या लेके आई, पॉलन ग्रेन लेके आई, फ्लावर का जो रस है उसको लेके आई। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये जो बना है वो मल्टीपल औषधियों से बना हुआ है, इसलिए लिखा है यहाँ पे नाना द्रव्यात्मक योगवाही परम। ठीक है, अनेक द्रव्यों के मिलने से बना है, इसलिए नाना द्रव्यात्मक योगवाही परम। योगवाही तो होता ही है। ठीक है, ऐसे ही टर्म आएगा आपके पास, जो क्षार जो बनाएंगे हम सुश्रुत संहिता में, जब हम डिस्क्रिप्शन देंगे। क्षार, क्षार जो होता है, क्षार भी कैसे बनता है, क्षार में आपके अपामार्ग भी होता है, क्षार में आपके दूसरी मेडिसिन भी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ भी ऐसा ही टर्म आएगा। ठीक है, तो वहाँ जो नाना की जगह अनेक बोल दिया उसने। ठीक है, इतना फर्क है, परंतु वो भी ऐसा ही टर्म आएगा, तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, नाना द्रव्यात्मक के साथ योग भाई आ जाएगा, तो आपका इसका मतलब मधु है, ये ध्यान रखना। इस तरह से आपका ये मधु वर्ग भी समाप्त हो गया है। ठीक है, अब आपका कीर्तान वर्ग बचा। ठीक है, कीर्तान वर्ग में आपकी खाने वाली चीज़ें जो हैं वो आएंगी इसमें। ठीक है, कीर्तान वर्ग लिए बोला है कि सबसे पहले पेया। पेया होगी तो वो क्या है, क्षुधा तृष्णा गिलानी दौर्बल्यम कुक्षी रोग जोरा पाऊँ। तो इस पे गिलानी पर निशान लगाइएगा। ठीक है, क्षुधा तृष्णा गिलानी कुक्षी रोग जोरा पाऊँ, आगे निशान लगाइए स्वेद अग्नि जननी और बात वर्चो अनुलोमनी। ठीक है, ये पेया के गुण हैं कुछ, वो आपको याद करने ही हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो बिलेपी है, बिलेपी तर्पणी ग्राहिणी लघु, इस पे हृदय पे निशान लगाइए। ठीक है, ये जो टर्म मैं लिखा रहा हूँ थोड़ा सा सब में इन जो सब चीज़ें आएंगी, मंड पेया बिलेपी, इनमें थोड़ा सा एक ऐसे टर्म है कि ये चीज़ आपको अगर ध्यान में ले ली कि आपने ये तो आना है, तो ये आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, मंडस्तु दीप्यत अग्नि, मंड जो है वो अग्नि को दीप्त करेगा। बातम च अनुलोम्यति। ठीक है, तो मंडस्तु दीप्यति अग्नि, इस पे थोड़ा सा निशान लगाइए, और बातम। ठीक है, मृदु करोति स्रोतांसी स्वेदम जनयंती अभी, जो शोधन कराता है वो मृदु करोति अपने आप होगा। ठीक है, इसलिए शोधन जब भी आएगा मृदु करोति के साथ ही हमेशा अक्सर आता है। ठीक है, लास्ट में देखो मंडम प्राण धारणम, इंपॉर्टेंट, ये निशान लगाइए, मंडम प्राण धारणम। ठीक है, लाज पेय श्रम अग्नि, श्रम को खत्म करने वाला श्रम अग्नि, थकान जो होती है उसको दूर कर देती है। ठीक है,
तृष्णा अतिसार समनो धातु साम्य कर्म सिम। एक इसमें मंद अग्नि विषम अग्नि बाल स्तब्र योषितम। ठीक है, ये भी आपके लाजवंड के लिए बोला गया। उसको सबको छोड़ दो, इसको आप ये देखो। ठीक है, आकृति अकृत यूसम तनु संस्कारिक रसम सूपम अम्लम अनलमनम च गुरु विद्यात उदोत्रम। ठीक है, तो इसके आपको जो डिवाइडेशन किया वो 4 भागों में इनको डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, अकृतयूस, कृतयूस, मांसरसयूस और संस्कारित, मतलब क्योंकि जो मसाले हैं उनसे संस्कारित होगा। ठीक है, संस्कारित और असंस्कारित 2 तरह का होगा। तो ये जो है उत्तर उत्तर इसकी गुरुता बढ़ती जाती है। नीचे लिखा है गुरु विद्यात उत्तोत्तरम, तो इस गुरुता को ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा गुरु है। तो अकृत से ज़्यादा कृत, कृत से ज़्यादा तनु संस्कारिक और उससे ज़्यादा अमल जो है, और ये अमल रहित ताल। ठीक है, ये उत्तरोत्तर गुरुता की क्रम को बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी ये छोड़ दो। एक बार ये देखना बेशवार। ठीक है, बेशवार को ध्यान रखना। बेशवार है क्या चीज? तो मांस निरस्ति शून्यम पुनर्दृष्टि पेशितम पीपली सुंटी मरीज गुड़ सर्पी समन्वितम एक अध्यम विपस्तम बेशवारम इति स्मृतम। ठीक है, तो ये सुश्रुत में डेफिनेशन बताई हुई है कि अस्थि रहित मांस को अगर गर्म करेंगे, ठीक है, और उसको पेस्ट जैसा बना देंगे और उसको किससे संस्कारित कर देंगे? पीपली सुंटी मरीज से, तो ये बेशवार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मांस है इसमें, तो ये गुरु तो होगा ही, स्निग्ध होगा ही, बलवान होगा, बलवर्ण को बढ़ाने वाला होगा, तर्पण होगा, तो ये कोई खास बात नहीं है। ठीक है, बस लास्ट में इक्षुरस पूप का ये क्या दे रखा है, ये चीज़ का ध्यान रखना। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये रसाला, रसाला श्रीखंड को बोलते हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा खट्टा और मीठा दोनों होता है, तो ये रुचिप्रद है, रुचिता बढ़ाने वाला होता है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, इस आहार योनि वर्ग, ये लास्ट वर्ग है आपका। ठीक है, इसमें लिखा है कि कसाय अनुरसम स्वादु सूक्ष्मम उष्णम व्यववाइच है। ठीक है, कसाय अनुरस का होगा, मधुर रस का होगा, और सूक्ष्म उष्ण व्यववाइच है। ठीक है, कॉमन टर्म दे रखा है ये आहार योगी वर्ग के लिए। पित्तलम बदबिड़मूत्रम नाच श्लेष्म अभिवर्धनम। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। एक यहाँ पे लगा त्वच्यम अग्निवर्धन, त्वच्यम मेधा अग्निवर्धनम। तेलम संस्कारतम सर्वरोग, ये बोल रहा है कि तेल का संस्कार करने से सर्व रोग, मतलब सभी रोगों को हरने वाला होता है। ठीक है, त्वच और मेधा अग्निवर्धन भी बताया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी आप लोगों के सामने इसने अध्याय में पढ़ी थी, वहाँ लिखा हुआ था मारुतग्न नाच श्लेषम वर्धन। ठीक है, मारुतग्न मतलब बात को तो कम करने वाला है, परंतु कफ को बढ़ाने वाला नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, नाच श्लेषम वर्धनम। और यहाँ लिखा हुआ है मारुतग्न मतलब वातग्न को हरने वाला। ठीक है, एरंड तेल के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके थे। ठीक है, एरंड तेलम मधुरम गुरु श्लेषम अभिवर्धनम। ठीक है, बात असरक गुल्मम
ये इंपॉर्टेंट है। बात असरक गुल्मम हृदय रोग जीर्ण ज्वरम परम। ठीक है, और मैंने बताया था आपको जो गुल्म जो है वो अग्निमांद की वजह से होता है। ठीक है, और बात का समन करना चाहिए उसमें। तो वही चीज़ है, देखो असरग है, बात रक्त है, गुल्म है, हृदय रोग है या जीर्ण ज्वर है, इनमें एरंड तेल का प्रयोग करने के लिए बताया, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, वो सेम लाइन आपको ये प्रियाल में मिलेगी, तेलम मधुरम गुलु सुरेश अभिवर्धनम। ठीक है, आगे वाले लाइन को ध्यान रखना, हितम इक्षंति नाते उष्णम संयोगे बात पित्ती। सरसों के तेल में देखो कटु होता है, उष्ण होता है, सरसप तेलम। तो रक्त पित्त प्रदूषणम, रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है, और कंडु कोट विनाशनम। ठीक है, कंडु कोट का नाशक होता है। रक्त पित्त को बढ़ाने वाला है क्योंकि उष्ण है, और कंडु कोट को विनाश करने वाला है क्योंकि कटुरस है। ठीक है, ठीक है, ये एक दे रखा है कुसुम्ब तेल। गुरुदेव एक सेकंड, ये सरसों तेल का बताना। करसप सरसप तेल जो तेल है हम जो खाते हैं ना, वो उष्ण होता है हमेशा, और कटु रस का होता है। ठीक है, तो उष्ण है इसलिए रक्त पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, रक्त पित्त को प्रदूषित भी करता है और रक्त पित्त को बढ़ा भी देगा आपके। ठीक है, परंतु कटु रस होने की वजह से और उष्ण गुण होने की वजह से, इसमें उष्ण वीर्य होने की वजह से ये कंडु कोट को बना, जितने भी कुष्ठ में जो चीज़ें आएंगी वो उष्ण या कटु रस वाली होंगी। ठीक है, उष्ण वीर्य और कटु रस वाली होंगी, इसलिए कंडु कोट विनाशन दे रखा है। ठीक है, ये कुसुम तेल के बारे में ध्यान रखना है, विशेषण सर्वदोष प्रकोपणम बताया हुआ है। ठीक है, इनका कोई याद करने का मेरे पास कोई तरीका है नहीं, तो इसको तो आपको अपने हिसाब से ही याद करना है। ठीक है, सौंठ के बारे में मैंने बताया था आपको, कटु है। ठीक है, और कटु जो द्रव्य होते हैं अवृश्य होते हैं, परंतु फिर भी कटु और सौंठ और पीपली क्या है, वृश्य हैं। तो वही बात लिखी हुई यहाँ पे, वृश्य है और उष्ण है। ठीक है, दीपन तो कराने वाले द्रव्य है, इसलिए पंचकोल वगैरह में इनमें सब में आता है। बात कफाफम विपाके मधुरम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कटु रस है परंतु मधुर विपाक है, इसलिए हमने ये विषम प्रत्याहार द्रव्य जब बता रहे थे तब मैंने बताया था आपको। और हृदयम, देखो हृदय के लिए हितकारी और रोचन है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पे इस पर निशान लगाइए। आगे लिखा है देखो, श्लेष्मला मधुरा आर्द्रा गुरबी स्निग्धा च पीपली, ऐसी पीपली जो आर्द्र होगी। ठीक है, वो कफ को बढ़ाने वाली होगी, स्निग्ध होगी, कफ वातग्नि होगी, और कटु उष्ण और वृश्य होगी। ठीक है, उष्णता से बात का समन करेगी, कटु होने की वजह से कफ का समन करेगी। मरीच ना अत्यर्थ उष्णम मरीचम वृश्यम लघु रोचनम। ठीक है, छिदित्वा शोषणात्वा दीपनम कफ वाजितम। तो इस पर निशान लगाए, छिदित्वा छिदन का काम करती है, शोषण का काम करती है। बाकी चीज़ तो मैंने कई बार आपको बता दी थी। ठीक है, हींग, हींग का प्रयोग कब करते हैं, जब पेट में दर्द हो जाता है ना, तो घर वाले हींग खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बास श्लेष्म विबंधग्नम, विबंध को दूर करती है और बात कफ का नाशक है। ठीक है, कटु है ये, उष्ण बीज है, दीपन है। हिंगू सूल प्रशमनम, ये आ गया इम्पोर्टेंट, सूल प्रशमन, ये आम का पाचन करती है, इसलिए जो एब्डोमिनल पेन है उसमें देते हैं। अगर इंडाइजेशन की वजह से अगर दर्द होता है तो हींग का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, विद्यात पाचन रोचन। ठीक है, पाचन करने वाली होती है। सेंधा नमक, सभी जो नमक हैं वो आपके कैसे है, उष्ण है, परंतु सेंधा नमक क्या है, शीत है। इसलिए देखो त्रिदोषग्नम मधुरम सेंधवम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वृश्य भी बताया है, चक्षुष भी बताया है, अविधाई होता है। सौचर नमक के लिए लिखा हुआ है इन्होंने, सौगंध्यम रुचिप्रदम। ठीक है, और विबंधम हृदय उद्गार शुद्धि से, उद्गार शुद्धि को दर्शाता है या कराता है। ठीक है, बिड़ नमक, बिड़ नमक में क्या लिखा है, ऊर्ध्वम अच्छा है, बात अनुलोम्यम करम बिड़म, दोनों रास्तों से अनुलोमन कराने वाला होता है, ऊर्ध्वत है।
ठीक है। यब क्षार, जैसे देखो यब क्षार, ये क्षार है। हृदय पांडु गृहिणी रोगम पिलीहा अनहा गल ग्रहान काशम कफजम अरसांसी याव सूको प्यावते। तो ये इतने सारे रोग जो दे रखे हैं, इन रोगों के नाम दो तीनों को याद रखना। हृदय पांडु गृहिणी रोग, इनमें यब क्षार का प्रयोग हम करा सकते हैं। ठीक है। अभी सामान्य रूप से जो क्षार है उसके गुण दे रखे हैं। तीक्ष्ण उष्ण लघु रुचि क्लेदी पक्ता विदारण है दहा दीपनम दहानो दीपनम छेकता सर्व क्षारो अग्नि संभव। ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है पूरी, आ सकता है इसमें से कुछ। ठीक है। और सुश्रुत में यही जो टर्म है, क्षार के जो गुण हैं वो दे रखे हैं, परंतु वो काउंट करके उन्होंने बताए हुए हैं। वो 8 गुण होते हैं। तो यहाँ लिख लेना, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्षार के जो गुण हैं वो 8 होते हैं। ठीक है। परंतु आप इनको गिनोगे तो 10 आएंगे। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 है, चरक के अकॉर्डिंग 10 है, और भागवत में भी 10 बताए हुए हैं। ठीक है। देखो, शूक धान्यम समिधान्यम समातितम प्रशस्ते प्राणम प्रायसो रूक्षम प्राणे अभिनवम गुरु। तो ये बोल रहा है सूख धान्य समिधान्य, अगर आप जितने पुराने होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा अच्छे होंगे हमारे लिए। क्योंकि प्राण जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूक्ष होते हैं और लघु होते हैं। पुराने धान होते हैं वो रूक्ष जो होते हैं और लघु होते हैं, इस वजह से पचने में अच्छे होते हैं। और जो नए वाले होते हैं वो गुरु होते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज़ नई होगी तो वो गुरु होगी, और पुरानी होगी तो लघु होगी। ठीक है। इसलिए ये सुखदान सही मानना है, काल के अकॉर्डिंग, काल के साथ साथ, ठीक है, पुराने होने की वजह से श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो आपके जो वर्ग है वो पूरे लगभग लगभग खत्म हो गए। ठीक है। अभी सामान्य नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बोल रहा है, यद आगच्छति क्षिप्रम तत् लघुतरम स्मृतम निस्तुषम युक्ति भ्रष्टम च सूपम लघु विपच्यते। ठीक है। कुछ सामान्य जो नियम है उनके बारे में बता रहा है कि जैसे लिखा है, जो जो अन्य द्रव्य खेत में बोने पर यथाशीघ्र उत्पन्न होते हैं, अपनी जाति के अन्य द्रव्यों से अधिक हल्के होते हैं। ठीक है। इसका मतलब कि जल्दी जिसकी खेती हो जाती है वो हल्के होते हैं। ठीक है। और जो देर से होते हैं, जितना ज़्यादा समय लेते हैं, वो ज़्यादा गुरु होंगे। ठीक है। ऐसे ही सामान्य से नियम है, थोड़ा सा इनमें कोई खास बात है नहीं। पीड़नम सर्वभूतानाम हृदय मांसरसों पर, मांसरस के कॉमन टर्म बताया होगा, कॉमन जो लक्षण है वो है पीड़न करने वाला होगा सभी भूतों के लिए, और हृदय और मांसरसम पर, हृदय के लिए मांसरस ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। आगे देखो, शुष्कता व्याधि युक्ता नाम कृष्णाम क्षीण शीरसाम, जो शुष्क हो गए हैं, जो व्याधि से युक्त कृष हुए हैं, क्षीण रेतस है, उनके लिए अच्छा है। ठीक है। बलार्थनम च एवं रसामम विद्यात अमृतम, सर्व रोग प्रशमन, इसे छोड़ दो, ऊपर वाले निशान को, इसको निशान लगाना बस। इसको छोड़ दो। ये देखो अनुपान। ठीक है। अनुपान के लिए यद आहार गुणे पानम विपरीतम तदस्यते तत्र अनुपानम धातु नाम इष्टम यत्र विरोधी च। जो आपका अनुपान है वो अनुपान का मतलब क्या है, तो अनुपान क्या है, एक पेय पदार्थ होता है जो भी किसी चीज़ को ग्रहण करने के बाद लिया जाता है। तो उसके बारे में लिखा है कि जो आहार जिसके बाद हम ले रहे हैं उसको, अनुपान को, तो जो आहार है उसके जो गुण हैं उनके विपरीत गुण वाला होना चाहिए। तो यद आहार गुणे पानम विपरीतम। ठीक है। पान क्या होना चाहिए, अनुपान आहार के गुणों के विपरीत होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। दूसरे देखो, तत्र अनुपानम धातु नाम इष्टम यत्र विरोधी से। ठीक है। यहाँ लिखा है कि अनुपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर धातुओं का विरोधी हो जाएगा तो कोई मतलब की बात नहीं रही, वो धातुओं को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो धातुओं के तो समान होना चाहिए, परंतु जो हार हम ले रहे हैं उनको पचाने के हिसाब से उनके गुण का विरोधी होना चाहिए। ठीक है।
इस वजह से अनुपान जो होता है वो खाने को जल्दी पचाने का काम करता है या ड्रग को जल्दी बॉडी में एसिमुलेट करने का काम करता है। देखो अब जो ये अनुपान है उनका कैसे कैसे उनको किस किस में कैसे की यूज करना है उसके बारे में बताया कि अगर किसी की बात बड़ी हुई है, ठीक है, बात बेकार है किसी को, ठीक है, या बात बड़ी हुई है, तो आपको जो अनुपान है वो स्निग्ध और उष्ण होना चाहिए, ठीक है। अगर पित्त वाले में आप दे रहे हो पित्त रोगी को तो मधुर और शीतल होना चाहिए, ठीक है। कफ है तो रूक्ष उष्ण होना चाहिए। अगर किसी को क्षय हुआ है तो मांस रस का अनुपान देना चाहिए। तो ये जो आगे वाली चीज़ें वो तो कॉमन है, 200 के अकॉर्डिंग बता रखी हैं, आप निकाल दोगे। बस ये क्षय वाले पे मांस रस में निशान लगाइएगा, ठीक है। और उपवास करता है कोई, भाष्य करता है, स्त्री सेवन अधिक करता है, आतप सेवन प्रयोग करता है, क्लांत है, अनुपानार्थ पथ्यम यथामृतम, ठीक है, उसके लिए जो पेय पथ्यम व्यथामृतम दूध जो है वो अनुपान के रूप में उसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखो सुरा के लिए मैं बताया था आपको, सुरा क्रस रोगों में बताई थी। तो अगर क्रस हो गया है कोई आदमी और उसको पुष्ट करना है आपको तो सुरा अनुपान के रूप में प्रयोग करनी चाहिए, ठीक है। काश्यात स्तु देहानम अनुसस्तम मधु को, यहाँ पे लिखा हुआ है मधु का प्रयोग कब करना चाहिए, क्रस व्यक्तियों की पुष्टि के लिए सुरा का पान और स्थूल व्यक्तियों को क्रस बनाने के लिए मधु का पान, ठीक है। क्रस्यार्थ मतलब क्रस करने के लिए स्थूल पुरुष को मधु का अनुपान देना चाहिए। जिसको अल्प निद्रा है, अग्नि उसकी मंद है, ठीक है, सॉरी, अल्प अग्निना और अनिद्राणाम, जिसको अग्नि मंद हो गई है और अनिद्राणाम मतलब निद्रा भी उसको नहीं आ रही है, तंद्रा शोक भय किलम इनसे ग्रसित है, तो मद मांसो चितनम च मदम च अनुसेवते मद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये अनुपान का एप्लीकेशन बताया कि कहाँ पे कौन सा अनुपान प्रयोग करना है, ठीक है। अभी अनुपान के कुछ गुण हैं। अनुपानम तर्प्यति, प्रीणयति, ऊर्जयति, बृहणयति, ऐसे ये काम करने वाला होता है, कोई खास बात नहीं है। ये आगे वाले पे भुक्तम अवसादयति, अन्न संगात भिन्नति, इन पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। सुख परिणामम जरियति और आशु व्यवहारिता, शीघ्र ही शरीर में सुख परिणाम कर देने वाला होता है या उसको पचाने वाला होता है, ठीक है। ये आपके अनुपान सेवन से लाभ है, ठीक है, उसके गुण कर्म। आप देखो अनुपानम हितम युक्तम तर्पेत आशु मानवम, अनुपान प्रयोग से क्या बोलते हैं, आशु तर्पेत आशु मानवम, शीघ्र ही तर्पण कर देता है, ठीक है, आशुकारी तर्पण करने वाला होता है। सुखम पचति आहारम, आहार को सुखपूर्वक पचा देता है। और आयु से बलम बलाय है, ठीक है, और आयुष्य और बल देने वाला होता है, ठीक है। ना ऊर्ध्व अर्धवांग ना ऊर्ध्वम अंग मारुतम विष्टा ना हिक्का श्वास काश आदिनम ना गीत भाष्य अध्ययन प्रसक्ता ना उर्सी छता पिबेद उरुदकम भुक्त्वा तन तद कंठ उर्सी स्थितम स्ने हार्जम हतवा भूय दोषा कल्पते, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भोजन करने के बाद जल पीने योग्य व्यक्ति, तो मतलब जल जो है भोजन करने के बाद अपन अनपान के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बोल रहा है जिन व्यक्तियों के जत्रु में वात प्रकोपजन्य रोग हो, हिक्का से पीड़ित हो, श्वास से पीड़ित हो, ठीक है, जो गाना गाते हो, काश से पीड़ित हो, अधिक बोलते हो, यदि भोजन के बाद जल पीते हैं तो वह कंठ प्रदेश, उर प्रदेश और हार्जन्य प्रदेश को नष्ट कर, तो ये मतलब एक तरीका के ना पीने मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दे रखा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ दे रखे हैं ये पूरा श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है। अनुपान का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जल के रूप में, ना पीने योग्य व्यक्ति के लिए बोला है कि ऐसी कंडीशन में आपको जल को खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। और ये मैंने आपको शायद पहले अभी नहीं बताया, चिकित्सा स्थान में एक बार और आएगा ये, तब बताएंगे आपको अच्छे से डिटेल, ठीक है। बाकी आज तक यहीं तक, थोड़ा सा रह गया है चैप्टर,